नमस्कार दोस्तों, मैं दीपाल आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों, आप हमसे पढ़ रहे हैं होम साइंस, जिसमें हमारा जो आज का लेक्चर है वो जाएगा उत्सर्जन तंत्र पर, और हम आपको बताएंगे कि उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार से अपना कार्य करता है। तो देखिए, हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए प्यारे दोस्तों, बिना देर लगाए हम आपकी प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, यानी कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र पे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसकी खोज कब हुई थी। तो प्यारे दोस्तों, इसकी खोज 1883 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1883 ईस्वी में। ठीक है, 1883 किसने की थी? तो इसने की थी थॉमस एडिसन ने। किसने? थॉमस एडिसन। देखिए, 1883 ईस्वी में उत्सर्जन तंत्र की खोज हुई थी। किसने की थी? तो वो की थी थॉमस एडिसन ने। किसने? थॉमस एडिसन ने। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं और इसकी प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम देखिए, उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। देखिए, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। ये जो उत्सर्जन तंत्र हमारा जो होता है, क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो हमें हमारे काम के लायक के नहीं होते हैं, उसे क्या करता है? हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। और जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं उन्हें बोलते हैं उत्सर्जी अंग। किस प्रकार से? देखिए, जैसे कि आप कोई वस्तु बना रहे हैं, ठीक, किसी का निर्माण कर रहे हैं, ठीक। यदि हमने जो काम की चीज थी वो ले ली, और जो बेकाम की थी, यानी कि जो हमारे काम उस काम में नहीं आने वाली थी, उसको हमने हटा दी। तो जो हटा दी वो उत्सर्जी हो गया। और जो है, जिसने मतलब आपने हटाई है, तो आप क्या होंगे? उत्सर्जी अंग होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो हमारे उत्सर्जन के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम रहेगा आपका, वो रहेगा त्वचा। नंबर 1 पे क्या आएगी? त्वचा। देखिए, ये जो त्वचा है ये क्या करती है? त्वचा हमारे किन किन चीजों का उत्सर्जन करती है? तो देखिए, सर्वप्रथम आप लिख लीजिए कि नमक, ठीक है, पसीना, शिवम। देखिए, नमक, पसीना, शिवम। नमक आप कहते हैं? नमक, हाँ। देखिए, जब पसीना निकलता है, हम लोगों के जो पसीना निकलता है वो कैसा होता है? नमकीला टाइप का होता है। ठीक है, तो वो नमकीला टाइप का। तो जो त्वचा होती है हमारी, वो किसका? नमक और पसीने का उत्सर्जन करती है। और क्या करती है? शिवम वो पदार्थ है, यहाँ पे लिख लीजिए, एक चिपचिपा पदार्थ। चिपचिपा पदार्थ। देखिए, ये जो शिवम है, आप लोगों ने देखा होगा कभी। देखिए, आप जब रात को सो के उठते हैं सुबह, तो देखिए नाक पे आपकी चिपचिपा सा या फिर ऑयली टाइप का पदार्थ लगा रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? शिवम बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ की प्रक्रिया आपको समझ में आई। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो रहेगा दूसरा पॉइंट, वह हो जाएगा हमारा क्या? फेफड़ा। दूसरा हमारा हो जाएगा फेफड़ा। ये किस किस चीज का उत्सर्जन करता है? तो ये करता है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या करता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा बलगम। दूसरा हो जाएगा बलगम। तीसरा हो जाएगा वाष्प। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हमारा हो जाएगा वाष्प। देखिए प्यारे दोस्तों, ये जो फेफड़ा है ये भी उत्सर्जन करता है। किसका? CO2 का। देखिए, आप लोगों ने मतलब जो हम लोग हैं वो वातावरण से क्या ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, बदले में क्या है, जो फेफड़े होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, यानी कि उसका उत्सर्जन कर देते हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे बॉडी पार्ट के अंदर कार्य है नहीं, ठीक है, इसीलिए क्या करता है? उसका उत्सर्जन कर देता है, जो कि बाहरी पेड़ पौधों के काम में आता है। ठीक है, इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड।
अब नंबर 2 पे बलगम। बलगम क्या होता है? बलगम में एक टाइप का, देखिए बलगम क्या होता है, बलगम में एक टाइप का यहाँ गर्दन के पास में अंदर की ओर जम जाता है, जिसे फेफड़ों द्वारा प्रेशर करके बाहर की ओर निकाला जाता है, यानी कि उसका उत्सर्जन किया जाता है। तीसरा हमारा है वाष्प। वाष्प क्या होता है? वाष्प, आप लोगों ने ठंड में मुंह से क्या निकलती है? वाष्प वगैरह निकलती है, ठीक। वाष्प निकलती है, उसी वाष्प निकलती है। और क्या होता है? देखिए आपका कपड़े वगैरह पहनते हैं तो उसमें क्या वो वाइट वाइट कलर का इधर उधर सा मतलब नमक टाइप का, अरे वो तो नमक में आ जाएगा, ठीक है। तो वाष्प मतलब वाष्प का भी उत्सर्जन कौन? फेफड़ों होता है, यानी कि जितने भी सांस संबंधी जो उत्सर्जन है वो किससे? हमारे फेफड़े द्वारा हो जाएंगे। चलिए यहाँ तक कि आपको समझ में बात आई है, मुझे उम्मीद है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और तीसरा पॉइंट जानते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है हमारा। तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा बड़ी आंत। क्या? बड़ी आंत। तीसरी हमारी हो जाएगी बड़ी आंत। ये क्या करती है? ये हमारे अनपचे भोजन को, अनपचा भोजन का उत्सर्जन करना। देखिए ये क्या करती है? ये जो बड़ी आंत होती है, हमने आपको डाइजेशन सिस्टम के बारे में बताया है, उसमें आपको बड़ी आंत के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। यदि आप देखना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए बड़ी आंत, ये अनपचा भोजन, जो मतलब भोजन हमारे मतलब कार्य लायक नहीं होता है, उसको क्या करता है? उसको मल के द्वारा त्याग देता है, ठीक है। मल के द्वारा त्याग देता है बड़ी आंत। और उसे क्या बोलते हैं? उसको हम बोल लेंगे काइन। उसको क्या? काइन बोलते हैं। काइन के रूप में उसको त्याग देता है, यानी कि शरीर से बाहर कर देता है। चलिए अब आप लोगों को ये 3 पॉइंट अच्छे से समझ में आया है, मैं यहाँ आप लोगों से आशा कर सकती हूँ। अब चलिए जो अगला रहने वाला है पॉइंट वो है 4 पॉइंट। 4 पॉइंट कहाँ जाएगा? 4 पॉइंट हमारा जाएगा यकृत पे। किस पे जाएगा? यकृत। यकृत ये क्या करता है? ये देखिए अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यूरिया में परिवर्तित या फिर कह दीजिए बदलता है। एक बात एक ही होती है, ठीक। चाहे आप परिवर्तित कर लीजिए, चाहे आप कह लीजिए कि बदलना। देखिए अमोनिया को यूरिया में बदलता है। देखिए जो हमारे अंदर जो होती है उसको अमोनिया बोलते हैं, वो अमोनिया होती है। जब देखिए अमोनिया को जब त्यागते हैं तो क्या वो यूरिया में बदल जाती है, ठीक है। किस में बदल जाती है? यूरिया में। और थोड़ी समय तक रुकने पर यह पुनः इसमें अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए क्या करते हैं, जो अमोनिया होती है, यानी कि जो हम उत्सर्जन करते हैं उसे टॉयलेट के माध्यम से, उसको क्या? अमोनिया बोलते हैं। जब अमोनिया को हम उत्सर्जन करते हैं तो उसको क्या? यूरिया में परिवर्तित कर देता है। इसको कम अमोनिया को कम यूरिया में परिवर्तित करके त्याग देता है, ठीक। कुछ देर बाद देखिए वहाँ पे जो वहाँ पे यूरिया होती है, यानी कि जो टॉयलेट करने की जगह होती है, वहाँ पे यदि आप देखें कुछ देर बाद तो उसमें गंध सी आने लगती है। तो वो किसके कारण? अमोनिया के कारण आने लगती है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको बताएंगे इसका पांचवा पॉइंट क्या है। देखिए पांचवा पॉइंट इसका हो जाएगा, वो जाएगा मूत्राशय। हो जाएगा मूत्राशय। ये क्या करता है? ये जो मूत्राशय होता है इसमें कितना, देखिए ये इस टाइप का होता है, आप लोगों ने देखा होगा, इस टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? ये मूत्राशय है, इसमें क्या कम से कम आधा लीटर पानी स्टोर होता है। कितना? आधा लीटर। ये करता आधा लीटर पानी को, मतलब पानी को क्या करता है? स्टोर रखता है, मतलब पानी, इसकी इतनी क्षमता होती है ना। तो आधा लीटर जब उसमें आ जाता है उसको मतलब क्या, उसको अपने मतलब उस पर यदि इससे ज़्यादा आ जाएगा तो खुद के अंदर वो नहीं रख पाएगा, इसलिए क्या करता है? जल्दी उसको क्या उत्सर्जन कर देता है, ठीक। उत्सर्जन करा देगा मूत्राशय में, ये सब एकत्रित होके बाद में इसका उत्सर्जन हो जाता है। चलिए अब आगे फिर बढ़ेंगे और देखेंगे छठा पॉइंट हमारा कौन है। तो छठा पॉइंट हमारा हो जाएगा वक्र।
वृक्क, वृक्क को गुर्दा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुर्दा। वृक्क को गुर्दा भी बोलते हैं। ये क्या करता है? इसको इसका जो इसका जो इसका जो कार्य है वो क्या करता है? देखिए, ये जो वृक्क है इसको गुर्दा भी बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका कार्य होता है, ये क्या करता है? यूरिया, यूरिया, यूरिया पेशाब का निर्माण करना, निर्माण करना। देखिए, ये क्या है? ये हमारे उत्सर्जन तंत्र के अंदर उत्सर्जी तंत्र के मतलब जो अंग होते हैं, मुख्य रूप से यही होता है। क्या? वृक्क, वृक्क होता है, या मुख्य रूप से इसको ही उत्सर्जी अंग मानते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है? ये क्या करता है? यूरिया को पेशाब का निर्माण करना। ये क्या करता है? यूरिया जो है उसको क्या, पेशाब का, यूरिया, यूरिया और पेशाब का निर्माण करती है। कौन? वृक्क। इसमें क्या होता है? इसमें रक्त को छाना जाता है। कैसा? रक्त को छाना जाता है। और शुद्धिकरण कहाँ किया जाता है? शुद्धिकरण हमारा फेफड़ों के अंतर्गत किया जाता है। और इसमें रक्त को छाना जाता है, इसमें रक्त को छानते हैं। चलिए लिख लीजिए यहाँ पे, इसका कार्य क्या होता है? रक्त को छानना, रक्त को छानना। ये रक्त को छानने का कार्य करता है। ठीक है, रक्त को छानता है, रक्त को छानता है। ठीक है, रक्त को छानता है। और क्या करता है? जो होता है आपकी पेशाब, पेशाब, पेशाब निर्माण, यानी कि जो इसे टॉयलेट बोलते हैं ना, पेशाब निर्माण, निर्माण, पेशाब निर्माण तथा पीएच को नियंत्रित करता है, तथा पीएच को नियंत्रित करता है। कैसा करता है? नियंत्रित करता है, नियंत्रित करना, इसका नियंत्रित करना होता है। और क्या हो जाएगा? तथा ये क्या करता है? जहर को निष्क्रिय कर देता है, जहर को निष्क्रिय कर देता है, निष्क्रिय करना, जहर को निष्क्रिय करना। ठीक है, ये जहर को निष्क्रिय कर देता है। कौन? वृक्क। वृक्क में क्या होता है? जो जहर होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। छोटा मजे थोड़ा बहुत यदि पदार्थ के जरिए कोई जहर वगैरह पहुंच जाता है तो क्या करता है? जो वृक्क में पहुंच जाएगा तो ये खुद इतना पावर होता है इसमें, ये क्या करता है? जहर को निष्क्रिय कर देता है, यानी कि उसको मार देता है। ठीक है, रक्त को छानता है। ये क्या करता है? रक्त को छानने का कार्य करता है। कौन? वृक्क। और पेशाब निर्माण करता है, यानी कि जो टॉयलेट है उसका निर्माण यही करता है। ऊपर से मतलब जब हम जल पीते हैं, जल अंदर की ओर जाता है, तो वहां पे जाके जब जो हमारे पावर मतलब जिसे जितनी आवश्यकता होती है उतनी ये हमारे बॉडी पार्ट को दे देता है। बाकी क्या करता है? उसको पेशाब का निर्माण कर देता है, और जिससे कि जो अपशिष्ट रह जाता है वो हम बाहर की ओर त्यागने में मदद करता है। इसके पीएच को भी नियंत्रण रखता है। कौन? वृक्क। यदि हम बात करें, देखिए इसकी झिल्ली क्या होती है? इसकी झिल्ली बोल लीजिए, झिल्ली। इसकी जो झिल्ली होती है ऊपर की, उसको क्या बोलते हैं? पैरोटियम, पैरो नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। देखिए, जो इसकी बाहर की झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम बोलते हैं। ये कैसा होता है? ये देखिए कुछ इस प्रकार से होता है प्यारे दोस्तों, ये कुछ ऐसा इस प्रकार से होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा जो वृक्क होता है वो कुछ इसी प्रकार से होता है। ठीक, ये हो गया बाहर की झिल्ली। ये अंदर की झिल्ली को क्या, जो अंदर की परत है उसको क्या बोलते हैं? मेडुला, उसको बोल लेंगे मेडुला। जो अंदर है इसको मध्य भाग को क्या बोलते हैं? मध्य भाग को मेडुला बोलते हैं। और जब प्रवेश द्वार होता है, यानी कि जो जहाँ से ये प्रवेश करता है, प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं? तो प्रवेश द्वार को बोल लेंगे पहले दोस्तों रेनल
रेनल हीलियम, हीलियम, रेनल हीलियम इसको बोल देते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। लोगों ने यहाँ इसको नोट कर लिया होगा, क्योंकि आगे की प्रक्रिया समझाने के लिए हमें वहाँ यहाँ पे और सारा लिखना पड़ेगा। देखिए, त्वचा हमारे नमक, पसीना, शिवम यानी कि जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसका त्याग करता है, और जो फेफड़ा होता है वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, बलगम और वाष्प का त्याग करता है। बड़ी आंत जो होती है वो अनपचा भोजन को त्यागती है, यानी जिसको हम काइन के रूप से काइन के नाम से जानते हैं। यकृत जो होता है, यकृत क्या होता है, ये कम अमोनिया को कम यूरिया में बदलता है। किसका कार्य होता है, ये हमारा यकृत का कार्य होता है। जब यूरिया में बदल जाता है तो यूरिया बाहर की ओर बाहर त्याग दी जाती है, जो क्या करती है, कुछ समय बाद पुनः अमोनिया में परिवर्तित होता है। यदि इसको उत्सर्जन इसका ना किया जाए तो हमारे बॉडी पार्ट में ये हानिकारक हो सकती है। कौन, अमोनिया। आगे हमारा हो जाएगा मूत्राशय। मूत्राशय क्या होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो मूत्र है हमारा वो जाके स्टोर होता है, यानी कि वहां पे जाके ठहरता है। और इसकी लिमिट कितनी है, कम से कम आधा लीटर ही पानी को स्टोर कर सकता है, बाकी ये नहीं कर सकता। बाकी ज्यादा जब होगा तब उसका वो ये उत्सर्जन कर देता है। ठीक है। और अगला हमारा आएगा वृक्क, जो कि इसको ये मुख्य उत्सर्जी अंग में से माना जाता है वृक्क। इसके देखिए, इसकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है, इसकी संख्या होती है 2। इसकी संख्या 2 होती है। और इसके यदि हम वजन की बात करें, वजन, इसके भार यानी कि या भार के या फिर वजन के, इसके वजन की जो बात करेंगे तो हो जाएगा 140 ग्राम। 140 ग्राम इसका वजन हो जाता है। ये क्या करता है, ये रक्त को छानता है और पेशाब का निर्माण करता है, पीएच का नियंत्रण करता है, जहर को निष्क्रिय कर देता है, यानी कि सक्रिय नहीं रखता है, क्यों, क्योंकि इसमें इतने पावर होती है, इसीलिए क्या जहर को भी निष्क्रिय कर देता है। इसके ऊपर के झिल्ली का जो ये झिल्ली होती है, ये झिल्ली इस पर चढ़ी होती है, इसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं। और इस जो बीच का भाग होता है इसको मेडुला बोलते हैं, जहाँ से ये मुख्य ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये प्रवेश द्वार जो होता है इसको क्या, रेनल हीलियम बोलते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की प्रक्रिया को हम समझाते हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छे तरीके, शानदार तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाते हैं, जिससे कि आपसे यदि कोई पूछ ले उत्सर्जन तंत्र के बारे में तो आप स्पष्ट रूप से उसका जवाब जो है वो दे सकें। देखिए, इसमें क्या होता है, हम इसमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन। कितने पाए जाते हैं, तो ये लगभग 8 लाख से अधिक पाए जाते हैं। 8 लाख लगभग 8 लाख लगभग पाए जाते हैं। देखिए, नेफ्रॉन से आपको कुछ याद आया, देखिए जब हमने माइंड की क्लास ली थी, यानी कि जो ब्रेन की क्लास ली थी, तो उसमें न्यूरॉन पाए जाते थे, और इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें हमारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि देखिए किस प्रकार से ये जो हमारा वृक्क होता है, ये वृक्क किस प्रकार से जो नेफ्रॉन होता है किस प्रकार से अपना कार्य करता है, इससे पहले या फिर इसके बाद में कौन कौन से कार्य होते हैं। चलिए सर्वप्रथम हम बात करेंगे, यहाँ पे आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ग्लोमेरुलर्स। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, निष्पादन। ये क्या करता है, निष्पादन करता है। ये निष्पादन करता है। आगे इसमें होता क्या है, ये क्या करता है, ये रक्त के कणों को छानता है। देखिए, जब ये वृक्क होता है उसमें क्या होता है, उसमें सब कुछ रक्त को छान दिया जाता है, रक्त को एकदम से छान दिया जाता है। ये क्या करता है, रक्त के कणों को छानता है, रक्त के कणों को छानता है। ये क्या करता है, रक्त के कणों को छानता है, यानी कि रक्त में जो कण होते हैं उसको सारे रक्त को छानता है। इस प्रकार से ये यहाँ पे जो होता है, इस प्रकार से ये क्या करता है,
रक्त को अंदर की ओर, रक्त को अंदर की ओर क्या करता है, छानता है। रक्त को अंदर की ओर छान देता है कौन, ग्लोमेरुलस। ये निष्पादन करता है, यानी कि रक्त के कणों को क्या है, छान देता है। और क्या करता है, और इसका कार्य क्या करता है, ये क्या है, रक्त को, शुद्ध रक्त को वापस करता है, वापस करता है। शुद्ध रक्त को ये वापस करता है, ठीक है। शुद्ध रक्त को ये क्या करता है, वापस कर देता है कौन, ग्लोमेरुलस। अब आगे जो हमारा आएगा इसके बाद में आता है, इसके बाद में जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे बोमेन। क्या बोलते हैं, बोमेन। उसको हम बोमेन बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये अपोहन करता है। क्या करता है, अपोहन करता है, अपोहन। ये क्या करता है, अपहरण करता है। इसमें क्या होता है, ये जो क्या करता है, ये जो आपके जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, इसमें क्या आवश्यक पदार्थ होते हैं उसका पुनः अवशोषण करता है। क्या करता है, पुनः अवशोषण करता है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए यहाँ पे, आवश्यक, ये जो आवश्यक, हाँ, आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण, ये देखिए जो होते हैं उसको क्या करता है, पुनः अवशोषण करता है। क्या करता है, यूरिया को अलग कर देता है, यूरिया को अलग कर देता है। देखिए पहले दोस्तों होता क्या है, ये बोमेन जो ये क्या करता है, रक्त में सभी को छान देता है, सभी को अंदर की ओर छान देता है। जिससे भी पदार्थ होते हैं सबको अंदर की ओर छान देता है, कि चलिए जाइए सब लोग अंदर की ओर जाइए, सबको छान देता है। और ये जो बोमेन होता है, जो अपवहन होता है, क्या करता है, आवश्यक पदार्थों का ही क्या करता है, आवश्यक पदार्थ जो होते हैं इसको पुनः अवशोषण कर लेता है, किसका, पुनः अवशोषण कर लेता है। और क्या करता है, यूरिया को अलग कर देता है। उसमें क्या, यूरिया जो होती है उसको अलग कर देता है, ठीक है। कौन, बोमेन जो है यूरिया को अलग कर देता है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। अब आपका आ जाएगा नेफ्रॉन। क्या आ जाएगा, नेफ्रॉन। हमारा आ जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ये क्या करता है, इसमें क्या है, यूरिन का निर्माण होता है। किसका, यूरिन का निर्माण होता है, यानी कि टॉयलेट का निर्माण होता है। यूरिन का निर्माण यहाँ पे यूरिन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसका यूरिन का निर्माण हो जाता है। देखिए यहाँ तक कि आपको समझ में आए प्रक्रिया। देखिए नंबर 1 पे हमारा आता है, देखिए नंबर 1 पे आता है ग्लोमेरुलस। ये क्या करता है, निष्पादन करता है। ये क्या, रक्त के कणों को छानता है, यानी कि सारे कणों को, और क्या है, शुद्ध रक्त को वापस करता है, रक्त के कणों को अंदर की ओर छान देता है। बोमेन क्या करता है, अपवहन। ये क्या करता है, आवश्यक पदार्थों का, आवश्यक जो पदार्थ होते हैं उसका पुनः अवशोषण करता है। पुनः अवशोषण करके क्या, यूरिया को उससे अलग कर देता है, यूरिया को ये अलग कर, यानी पृथक कर देता है। और जो नेफ्रॉन होता है, ये कहते हैं यूरिन का निर्माण करता है, यानी कि पेशाब का निर्माण करता है। कौन करता है, तो हमारा ये नेफ्रॉन करता है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि ये जो पेशाब होती है इसमें क्या करते हैं, इसमें कितने, देखिए इसमें यहाँ पे इसमें 95% तो जल पाया जाता है, पानी यानी कि पाया जाता है। कितना, 95% इसमें क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। और यूरिया, जल लिख लीजिए। और जो यूरिया होती है इसमें कितनी पाई जाती है, यूरिया बोले तो ये 2% पाई जाती है। यूरिया जो होती है वो 2%। इसका पीएच की बात करें कि इसकी पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच हो जाएगा 4.8। इसका पीएच हो जाएगा 4.8। चलिए अब आगे कर बढ़ते हैं। इसका स्वभाव कैसा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। तो इसका स्वभाव की बात करें कि इसका स्वभाव कैसा होता है, इसका स्वभाव बोले तो हो जाएगा अम्लीय। कैसा हो जाएगा, अम्लीय। इसका स्वभाव जो होता है वो अम्लीय हो जाता है। किसका, इसका यूरिन का जो स्वभाव होता है वो अम्लीय हो जाएगा। और क्या होता है, इसका रंग,
देखिए आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी हमारी यूरिन जो होती है उसका रंग पीला पड़ जाता है। कब पीला पड़ता है, या कभी बीमार वगैरह होंगे, या फिर बीमार होने के, या फिर आपको फीवर आने की कोई ऐसी आशंका, मतलब कोई ऐसी होगी कि हाँ फीवर आने वाला है, तो क्या करता है यूरिन जो है वो पीला हो जाता है। तो किसके कारण हो तो वो किसके कारण पीला हो जाता है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। पीला यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण ये क्या होता है, ये कैसा हो जाता है, ये जो ये यूरिन हमारी होती है कैसी पीली हो जाती है। और गंध किस में आती है, गंध अभी हमने आपको बताया था कि गंध किस में आती है, अमोनिया में। किसमें, अमोनिया, अमोनिया में। आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे ये सरकारी मतलब गवर्नमेंट जगह पड़ी होती है, ऐसे खाली पड़ी होती है, वहाँ पे क्या करते हैं जो लोग होते हैं वो टॉयलेट कर करके वहाँ पे इतनी इतनी गंध आने लगती है, इतनी, जो कि क्या होता है वहाँ पे आप कुछ मिनट के लिए यदि रुक जाएंगे तो आपकी हालत गंभीर सी हो जाएगी, ठीक है। वो किसके कारण, तो जो अमोनिया की गंध के कारण वहाँ पे ऐसी आपको गंध महसूस होती है, या फिर गंध वहाँ पे ऐसी आती है। देखिए जब तक ये यूरिया, हमने बताया था ना, जब ये क्या यूरिया रहेगा तब तक ये नहीं माकेगा, जब ये अमोनिया में दोबारा पुनः अमोनिया में आ जाएगा तो ये गंध करने लगेगा, ठीक है, वहां पे ये गंध करने लगेगा। चलिए यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में। देखिए यूरिन जो होता है इसमें 95 जल पाया 2% कह लीजिए यूरिया पाया जाता है, और इसका पीएच कितना है, इसका पीएच होता है 4.8 4.8 4.8, याद हो जाएगा ना, 4.8 4.8 इसका पीएच होता है, ठीक है। ऐसे देखिए आपको ऐसे ही पता देखिए पी, ये देखिए पी इस प्रकार से है ना, पी इस प्रकार से, ऐसे लीजिए ये उल्टा दर्पण में उल्टा बनता है ना, ऐसे बन गया ये 4, ठीक है। और आप बोलेंगे एच कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये चाप का हो गया, ये देखिए ये था, हो गया 8। तो अब आप नहीं बोलेंगे कि इसका पीएच हो जाएगा 4.8, ठीक है, पीएच 4.8 हो जाएगा। और इसका स्वभाव अम्लीय होता है, क्षारीय ना होकर इसका स्वभाव अम्लीय होता है। इसमें पीला क्रोम के कारण इसका रंग जो है यूरिन का पीला हो जाता है, और गंध अमोनिया में आती है। किस में आती है, अमोनिया में गंध आती है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं और बताएंगे कि कौन कौन से उत्सर्जी जो जीव होते हैं वो क्या क्या उत्सर्जन करते हैं, मतलब किस किस चीज का त्याग करते हैं कौन। दोस्तों अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक की जो मैंने आपको कहानी बताई है उत्सर्जन तंत्र के बारे में वो आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता चल गई होगी। यदि आपसे कोई पूछे कि उत्सर्जन तंत्र क्या है तो आप बता देंगे उसको कि उत्सर्जन तंत्र वह तंत्र है जिसमें क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों का हमारे शरीर से बाहर की ओर निकाला जाता है, या फिर कह दीजिए त्यागा जाता है, या फिर कह दीजिए कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यानी कि जो हमें जरूरत नहीं होती है वो उसको बाहर कर देते हैं, किसके, मल के द्वारा, या फिर मल के द्वारा बाहर कर देते हैं, ठीक है, यानी यूरिन के द्वारा भी बाहर कर देते हैं, ठीक है। चलिए पहले दोस्तों अभी होता क्या है, देखिए आप मतलब आप जितनी कहते हैं कि आप लोग सुना है कि वो लोग बहुत से आजकल के प्रेजेंट टाइम में बहुत से लोग बोलेंगे कि इश्क ने हमें बर्बाद कर दिया, ठीक है, तो आप लोगों ने सच्चा इश्क किया ही नहीं है, ठीक। होता क्या है, आप हमारा मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, आप ऐसे व्यक्ति ऐसी वस्तु से ऐसी चीज से इश्क कीजिए जो आपको कभी धोखा न दे। आपको दो लोग कभी धोखा नहीं देंगे मेरे अकॉर्डिंग। पहले हमारी फैमिली हो जाती है, दूसरे हमारी देखिए हमारी स्टडी हो जाती है, यानी जो किताब का ज्ञान होता है अदरवाइज भी ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, वो क्या हमें कभी धोखा नहीं देता है, ठीक है। देखिए आप इसके बाजार में लुट कर तो देखिए आप सफल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो किताबी इश्क का बाजार है, यदि आप इश्क से इश्क करेंगे तो आपको कभी भी कहीं भी धोखा नहीं मिलने वाला है। ये एकदम से प्योर होता है, एकदम से इसमें पवित्रता होती है, सच्चाई होती है, जो कि आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाएगा। कौन, देखिए इसके क्या होता है, इसके मोहब्बत प्यार वही तो होता है जो आपको कभी किसी के झुकने ना दे कभी। और सच्चाई वह ऐसी ताकत है, वह ऐसा जुनून है, वह ऐसी कह लीजिए तमन्ना है जो कि आपको कभी कहीं भी आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं करने देगी यदि आपने अच्छा नॉलेज लिया है तो।
मेरे अकॉर्डिंग ऐसा मैं मानती हूँ, ठीक है। यदि आप लोग ऐसा मानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे जो आप कह लीजिए पेड़ पौधे, बाकी अन्य भी हम ऐसे जीव जंतु आपको बताने वो क्या क्या चीज़ का उत्सर्जन करते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसके जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिए, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। क्या? मुख्य उत्सर्जन पदार्थ, मुख्य उत्सर्जन पदार्थ। अब हम आपको बताते हैं कि ये मुख्य उत्सर्जन पदार्थ होते हैं, ये किस किस प्रकार से होते हैं और कौन कौन से होते हैं। बने रहे मेरे साथ, हम आपको एक एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए आप लिख लीजिए नंबर 1 पे क्या आएगा। नंबर 1 पे आप लिखिए यूरिया टेलिक। क्या होता है? यूरिया टेलिक। यूरिया टेलिक ये क्या करता है? ये किसका उत्सर्जन करता है? ये करता है यूरिया उत्सर्जन करता है। ये यूरिया टेलिक जो होता है ये किसका उत्सर्जन? ये यूरिया उत्सर्जन ये यूरिया उत्सर्जन करता है। देखिए नंबर 2 पे हमारा जो आ जाएगा, हम लिखेंगे नंबर 2 पे क्या होगा, वो जगह यूरिक एसिड। ये किसका त्याग करता है? जो हमारा यूरिक एसिड है ये क्या करता है? ये करता है यूरिया का त्याग। किसका करता है? यूरिया का त्याग लिख लीजिए या फिर उत्सर्जन लिख लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। त्याग ये क्या करता है? यूरिया का त्याग करता है। तो आप लोगों को पता होगा वाली बात कि यूरिया का कौन त्याग करता है? हम मनुष्य लोग ही तो करते हैं ना। यहाँ पे लिखिए मानव और पशु क्या करता है? ये यूरिया का उत्सर्जन करता है, मानव और पशु। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे और हम आपको बताते हैं अगला पॉइंट। आप तीसरे पे लिख लीजिए अमोनिया उत्सर्जन। क्या? अमोनिया उत्सर्जन। अमोनिया उत्सर्जन ये कौन करता है? तो ये जो होता है, ये जो अमोनिया उत्सर्जन कौन करता है? तो यहाँ पे आप करिए मछली तथा कीट। देखिए जो हम मनुष्य लोग होते हैं, लोग होते हुए क्या करते हैं? वो यूरिया का त्याग करते हैं। अभी मैंने आपको बताया भाई यूरिया का त्याग करते हैं। और जो अमोनिया बनती है, जब वो त्यागते हैं तो किसमें परिवर्तित हो जाती है? यूरिया में परिवर्तित हो जाती है। और क्या होता है? यूरिया में जब ये परिवर्तित हो जाता है और क्या होता है? अमोनिया उत्सर्जन। और जब आपसे कोई पूछेगा कि अमोनिया उत्सर्जन कौन करता है, तो आप उसमें जवाब क्या देंगे? उसमें जवाब देंगे आप मछली तथा कीट जो होते हैं क्या कि यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको बताते हैं अगला इसका पॉइंट क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों इसका जो अगला पॉइंट होता है वो हमारा हो जाएगा पादप एवं पेड़। पादप एवं पेड़ ये किसका उत्सर्जन करते हैं? तो ये जो करते हैं उत्सर्जन, ये लाशा और गोंद का उत्सर्जन करते हैं। किसका? लाशा तथा गोंद। देखिए लाशा तथा गोंद। लाशा आप लोगों ने देखा होगा, देखिए तरल पानी टाइप में, जल टाइप में निकलता है किसी किसी पेड़ में, ठीक है। लाशा उसको क्या बोलते हैं? लाशा। और गोंद आप लोगों ने कई पेड़ों में देखा होगा, जो देखिए कट जाता है पेड़ या फिर कह लीजिए उसमें जो जल निकलता है बाद में ऊपर आकर के वो क्या गोंद में मतलब परिवर्तित हो जाता है। गोंद उसमें क्या गोंद वो क्या पेड़ और पादप क्या करते हैं? लाशा तथा गोंद का उत्सर्जन करते हैं। गोंद बाहर की ओर पेड़ में आके चिपक जाता है, मोटा सा हो जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा। तो पादप और पेड़ होते हैं, ये क्या करते हैं? ये कर लेते हैं लाशा तथा गोंद का। अब चलिए जो हम अगला लिखने वाले हैं पॉइंट इसमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ में,
तो अगला जो है वो हमारा हो जाएगा यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड तो हमने अभी लिख चुके हैं। यूरिक एसिड क्या करता है? ये त्याग करता है यूरिया। देखिए प्यारे दोस्तों, ये जो यूरिक एसिड होता है, ठीक है, और जो यूरिया टेलिक होता है, यूरिया टेलिक, ये यूरिया उत्सर्जन करता है, और जो यूरिक एसिड होता है ये यूरिया का त्याग करता है, यानी कि ये कौन? मानव और पशु के अंतर्गत आता है। और अमोनिया का त्याग कौन करता है? अमोनिया का मछली और कीट इसका त्याग करते हैं। जो पादप पेड़ होता है ये किसका? लाशा तथा गोंद का त्याग करता। अब जो ग्वानिन होता है वो किसका त्याग करता है? ग्वानिन। ये जो ग्वानिन होता है उत्सर्जन, ये जो ग्वानिन उत्सर्जन होता है ये किसमें? ये कौन त्याग करता है? तो ये जो मकड़ी होती है वो त्याग करती है इसका। कौन? मकड़ी। देखिए जो मकड़ी होती है वो ग्वानिन का उत्सर्जन करती है, यानी कि उसको त्यागती है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आई होगी। मैं यहाँ आशा कर सकती हूँ आप लोगों से कि यहाँ तक जो मैंने आपको अभी एक एक पॉइंट बताए हैं वो आप लोगों ने अच्छे से कवर किए होंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें, देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो मूत्राशय होता है ये कुछ इस प्रकार से बना होता है, कुछ इस प्रकार से ये बना होता है। इसमें क्या है? और जो यहाँ से 2 नलिकाएं निकलती हैं, ठीक है। जो मूत्र नलिकाएं होती हैं ये कितनी होती हैं? ये हमारी कोई पूछ लेगा आपसे कितनी इसकी लंबाई होती है, तो इसकी लंबाई जो है वो 25 से 30 होती है। 25 से 30 सेमी ये लंबी होती हैं। 30 सेमी ये कैसी होती हैं? लंबी होती हैं, लंबी होती हैं। जो क्या होती हैं? जो मूत्राशय में जाकर खुलती हैं, मूत्राशय में जाकर खुलती हैं, ठीक है। जो क्या होती है? मूत्राशय में जाकर खुलती है। अब यदि आपसे कोई पूछ लेगा कि आपने उत्सर्जन तंत्र का के बारे में सब कुछ बता दिया, तो आप एक बात और बता दीजिए कि इसकी जो मूत्राशय जो नलिका है, वाहिका होती है, वाहिकाएं या फिर नलिकाएं करें या फिर वाहिकाएं करें, ये कितनी लंबी होती है? तो आप उनको स्पष्ट रूप से जवाब दे सकते हैं कि उनकी जो लंबाई होती है वो 25 से 30 सेमी होती है। तो आई होप मैं आप लोगों से अब यह उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से मेरे साथ में रह के ये जो पूरा पार्ट है वो कंप्लीट किया है। देखिए प्यारे दोस्तों, मैं इस्तीफाल आप लोगों को एक एक पॉइंट करके अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। मैं अभी कोई टीचर नहीं बन गई हूँ, मैं भी अभी पढ़ ही रही हूँ। तो आप लोगों को मतलब अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप यूं ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि अपनों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब अपने हमारा ध्यान रख सकते हैं तो हमें भी, मेरा भी फर्ज बनता है कि हम अपनों का ध्यान रखें, ठीक है। तो किसी भी आप ऐसे मतलब कभी बातचीत ऐसे कीजिए कि आपको किसी को आपसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।